यहाँ से भाई हम अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोग का क्वेश्चन नंबर 115 तक कवर हो गया था। एक क्वेश्चन आपका पेंडिंग रह गया था भाई, क्वेश्चन नंबर 112। तो इस सेशन में हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 112 को भी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट का भाई जो केमिस्ट्री वाला सेक्शन रहता है वो वीक होता है, तो ज्यादातर स्टूडेंट को तो ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आए क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गेन करेंगे, और एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो इस क्वेश्चन में भाई जरा सा भी जान नहीं है, या फिर कहिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो जिनका भी केमिस्ट्री वीक है भाई उनको घबराना नहीं है, यहाँ पे आपको हर एक चीज समझ में आएगा। तो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट को गेन करने के लिए केमिस्ट्री के अंदर एंटर कर रहे हैं। ऐसे ये केमिस्ट्री प्लस आपका फिजिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन चलेगा। तो अभी हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं भाई कि हम लोग समझने क्या वाले हैं, हम लोग किस चीज के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो अभी अगर मैं आपको एक एनालॉगस दूं, ऐसे हम लोगों ने एमसीक्यूज के अंदर ऑलरेडी चैप्टर नंबर 16 में इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट पढ़ा है, और मेजरमेंट के अंदर भाई मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हैं, है ना, फिर चाहे आपका लेंथ हो या फिर कहिए आपका मास हो, है ना, मास हो, या फिर अगर मैं लोकल लैंग्वेज में समझाऊं भाई, जैसे अमीरी हो गया, गरीबी हो गया, कोई आपसे ज़्यादा लंबा है या फिर कोई आपसे ज़्यादा छोटा है, आपसे कोई मोटा है या फिर आपसे कोई पतला है ना, आपसे गोरा है फिर कोई काला है, तो भाई आप ऐसे कैसे मेजर कर पा रहे हैं? क्योंकि आपने वहां पे क्या किया हुआ है, किसी ना किसी को एक रेफरेंस लिया हुआ है। जैसे मान लेते हैं एक लड़का है, ठीक है, और यहाँ मान लेते हैं भाई आप है, तो सीधी सी बात है अगर इसका हाइट मान लेते हैं 5.7 फीट है और आपका मान लेते हैं 5.9 फीट है ना, तो सीधी सी बात है इसके मुकाबले आपका जो हाइट है कितना है, 2 इंच ज्यादा है, यानी आप 2 इंच ज्यादा टॉल हैं। या फिर कहिए आपको रेफरेंस लिया जाएगा तो ये क्या कहेगा कि इसके मुकाबले मेरा जो हाइट है वो 2 इंच कम है ना। या फिर कहिए इसके पैकेट में 100 रुपया है, इसके पैकेट में 1000 रुपया, तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, ये गरीब हो जाए आपके रिस्पेक्ट में, है ना, और आप इसके रिस्पेक्ट में अमीर हो जाएंगे। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप मेजर करना चाहते हैं भाई तो आपको वहां पे एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो बिना रेफरेंस के आप किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर ही नहीं सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एनालॉगस दूं, जैसे मान लेते भाई आप मार्केट गए हैं और मार्केट से आपको 1 केजी एप्पल लेकर के आना है, फिर ये 1 केजी आलू लेके आना है। तो हम लोग भाई यहाँ पे जो एनालॉग वाला तराजू होता है इसको हम लोग यूज़ करेंगे। ऐसे तो डिजिटल यूज़ हो रहा है आज की डेट में हर जगह, है ना, तो इस तरीके का हम लोग के पास भाई तराजू है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं भाई, 1 केजी अगर आप मेजर करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेफरेंस वैल्यू यूज करते हैं। क्या रेफरेंस वैल्यू है हम लोगों के पास, यहाँ पे कुछ इस तरीके का 1 केजी का बट्टा यूज किया जाता है, इस पे 1 केजी ऐसे लिखा हुआ रहेगा, सही बात है। और इधर क्या करते हैं आप, एप्पल चढ़ाते जाएंगे चढ़ाते जाएंगे चढ़ाते जाएंगे जब तक कि ये दोनों आपस में इस तरीके से बैलेंस ना हो जाए। और जैसे ही बैलेंस हो जाएगा तो आप कहेंगे कि ये मेरा क्या हो गया, 1 केजी होगा। और कैसे आपको पता चलेगा कि 1 केजी है, क्योंकि आपने भाई इसको रेफरेंस लिया। जब दोनों बैलेंस हो गए, है ना, तो सीधी सी बात है इसके मुकाबले ये भी क्या हो गया, आपका सेम वेट हो गया। तो ऐसे मेजरमेंट को हम लोग, क्योंकि भाई आपने रेफरेंस लेकर के इसको मेजर किया है, तो कभी भी आप रेफरेंस लेकर के किसी भी पैरामीटर को मेजर करते हैं तो वहां पे वर्ड यूज होता है रिलेटिव, ठीक है। तो ऐसे मेजरमेंट को हम लोग बोलेंगे ये मेरा क्या है, रिलेटिव मास है। यहाँ पे जो मैंने मेजरमेंट किया है किसका है, रिलेटिव मेजरमेंट का है, सॉरी रिलेटिव मास का है। उसी तरीके से जैसे अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सहारा दूं भाई, जैसे हम लोगों ने मशीन के अंदर सिंक्रोनस मशीन पढ़ा है, फिर कहिए इंडक्शन मशीन पढ़ा है, तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि जो मेरा स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको हम लोग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं भाई, है ना, ये क्या होता है, ये घूमते रहता है एनएस के स्पीड पे, सही बात है। और जो आपका रोटर है भाई, वो रोटर भी क्या हो रहा है, घूम रहा है। जैसे इंडक्शन मोटर की बात है, रोटर का भी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड पे ही घूमता है। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि आपको बताना है भाई द रिलेटिव स्पीड डिफरेंस, यहां पे फिर से वर्ड यूज हुआ ना रिलेटिव, ओके, रिलेटिव स्पीड डिफरेंस, ओके, बिटवीन स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होता है आपका, ये 0 होता है। क्योंकि दोनों भाई, क्योंकि आपने एक को रेफरेंस माना हुआ होता है ना, मान लेते हैं आपने स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के स्पीड को रेफरेंस मान लिया, तो भाई इसको अगर आपने रेफरेंस ले लिया तो रोटर का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ये भी क्या उसी स्पीड पे घूमता है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, आपका डिफरेंस 0 हो जाएगा, समझे।
तो हर जगह भाई हम लोग क्या करते हैं, एक रेफरेंस लेकर के ही चीज़ों को मेज़र कर पाते हैं, इसलिए जो भी आप मेजरमेंट कर रहे हैं उसको हम लोग रिलेटिव मेजरमेंट बोलेंगे। जैसे स्पीड की भी अगर बात करें, फिर कहीं वेलोसिटी ही ले लेते हैं भाई। जैसे मान लेते हैं ये बस जा रहा है, तो बस का अपना कुछ वेलोसिटी होगा, है ना। तो अगर इसके वेलोसिटी को आपने रेफरेंस ले लिया, मान लेते 10 किलोमीटर पर आवर का है इसका, तो सीधी सी बात है। और अब मान लेते आप यहाँ पे दौड़ रहे हैं, आपका स्पीड है भाई 5 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आपने इसको रेफरेंस लेकर के अपने स्पीड को कंपेयर किया, तो आपका जो स्पीड हो क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड कहलाएगा वो, ठीक है। तो रिलेटिव का क्या मतलब होता है, ये क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग भाई थोड़ा सा आते हैं केमिस्ट्री के अंदर, और केमिस्ट्री के अंदर आने से पहले भाई एक चीज और समझिए। जैसे हम लोग को पता है भाई, अगर हम लोग लेंथ की बात करें तो लेंथ क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो हम लोग लेंथ के यूनिट को सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करते हैं। जैसे मान लेते हैं आप दिल्ली से, मान लेते हैं भाई आप कोलकाता जाना चाहते हैं ना, तो ये भी डिस्टेंस है, तो इसका भी मतलब ये भी लेंथ ही है ना। तो इसको हम लोग भाई किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर में, सही बात है। या फिर कहिए अगर इससे बड़ा कोई लेंथ को मेजर करना है तो उसको हम लोग किस में यूज करेंगे, माइल्स में यूज कर लेंगे, क्योंकि माइल्स जो होता है किलोमीटर से ज्यादा होता है, 1.6 होता है भाई, ठीक है। या फिर इससे भी बड़ा है तो फिर हम लोग उसको हम लोग जैसे लाइट ईयर में यूज कर सकते हैं भाई। लाइट ईयर का मतलब क्या है, जैसे हम लोग को खगोलीय डिस्टेंस मेजर करना है, अर्थ से सूर्य तक का डिस्टेंस चाहिए, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, किलोमीटर में लिखेंगे, बहुत बड़ा यूनिट चला जाएगा, यानी बहुत बड़ा डिजिट बन जाएगा, है ना। तो उसको छोटा करने के लिए क्या कर रहे हैं, लाइट ईयर यूज कर रहे हैं, या फिर कहीं पार्सेक यूज करते हैं। और वही अगर आपका लेंथ छोटा है तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, या फिर कहिए आपका माइक्रो, नैनो, है ना। तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी के लिए भाई, या फिर कहीं एक ही फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम लोग सिचुएशन के हिसाब से छोटा यूनिट बड़ा यूनिट यूज करते हैं। उसी तरीके से अगर आप मास की बात करें तो मास में भी जैसे केजी है, कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है ना, जैसे इंसान का वेट मेजर करना तो हम लोग केजी यूज करते हैं। कोई छोटा चीज है ना, तो जैसे ग्राम में भी यूज करते हैं। जैसे मान लेते भाई आपको 250 ग्राम है ना, 250 ग्राम मतलब कोई एक्सपेंसिव चीज है, वो खरीदना तो क्या लेकर के, थोड़ा सा ही लेकर के आता है। जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गया, वो काफी एक्सपेंसिव है, तो आप क्या लेंगे, उसका 250 ग्राम लेंगे, है ना। तो मास के लिए भी भाई जिसको हम लोग मेजर करना चाहते हैं उसका साइज क्या है, उसके हिसाब से हम लोग यूनिट डिसाइड करते हैं। अब जैसे कोई मशीनरी है भाई, हैवी मशीनरी है, जैसे मान लेता बड़े बड़े अल्टरनेटर को अगर हम लोग देखें, या फिर कहिए बड़ा बड़ा जो ट्रांसफार्मर होता है उसका जो मास होगा किस में हम लोग मेजर करेंगे, क्विंटल में, या फिर कहिए टन्स में, है ना। और वही अगर आपका कोई छोटा मास है भाई, तो छोटा मास किस में हम लोग यूज करेंगे। तो छोटे मास के ऊपर ही हम लोग यहाँ पे आज की डेट में काम करने वाले भाई। छोटे मास को हम लोग किस चीज में मेजर करते हैं, इसी चीज को हम लोग समझने जा रहे हैं। और अभी अगर हम लोग छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात करें भाई, तो कहाँ देखने को मिलता है, सबसे छोटा पार्टिकल्स क्या है, जॉन डाल्टन के हिसाब से एटम। लेकिन भाई फिर फर्दर हम लोग को पता चला कि एटम के अंदर भी क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, और वो एटम से भी छोटा है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, यहां पे लिखता हूं भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जो पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं भाई, ये तो बहुत छोटे हैं ना। क्योंकि अगर हम लोग एटम की ही बात करें तो एटम भाई इतना छोटा है कि हम लोग नेकेड आई से देख ही नहीं पाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये कैसे हम लोग को दिख जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि ये भाई अगर पार्टिकल्स हैं तो इनको अगर मुझे मेजर करना हो तो इसको हम लोग किस में मेजर करेंगे। जैसे हम लोग भाई बुक पढ़ते हैं तो बुक में इनका किस में दिया रहता है, केजी में दिया रहता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास देखें 10⁻31 केजी, है ना, 10⁻31 केजी, इसका मतलब समझते हैं कितना छोटा। मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो बना करके दिया था भाई, जिसमें मैंने आपको बताया था माइक्रो क्या मतलब होता है, मिली का क्या मतलब होता है, नैनो का क्या मतलब होता है ना। तो ये सब का मतलब होना चाहिए भाई आपको पता। वही अगर आप प्रोटॉन की बात करें, न्यूट्रॉन के मास की बात 10⁻27, तो ये केजी में हम लोगों ने इसको जब लिखा, इनके मास को ध्यान समझिएगा, यहां से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। जब हम लोगों ने भाई इलेक्ट्रॉन के मास को, और ये इतना छोटा है कि हम लोग नेकेड आई से देख ही नहीं सकते, दिखेगा ही नहीं कहीं पे भी, तो इनके मास को जब हम लोगों ने केजी में लिखा या फिर कहिए ग्राम में लिखा, तो इनका जो वैल्यू है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया भाई। इसको याद करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, है ना। और अगर आप रेगुलर रिवीजन नहीं करेंगे तो आपसे अगर अचानक से पूछ दिया जाए भाई कि आप बताइए प्रोटॉन का मास कितना होता है, आप कंफ्यूज हो जाइएगा, आप नहीं बता पाइएगा, है ना, क्योंकि ये सारे के सारे वैल्यू फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं। और यहां पे मैंने आपको एक एनालॉगस दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे और भी एग्जांपल दिया भाई जहां पे आप कंफ्यूज हो जाइएगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे 1 मोल इक्वल टू कितने नंबर के बराबर होता है ना। जैसे अगर आपसे कोई पूछे भाई 1 दर्जन में, या फिर कहिए मैं आपसे 1 दर्जन
पेन मांगता हूं, इसका मतलब कि आपको पता है 12 पीस पेन देना है एक तरीके से, है ना, या फिर हाफ डजन मांग रहा हूं, इसका मतलब 6 पीस देना है। तो डजन भाई क्यों याद है, क्योंकि ये डेली लाइफ में यूज होता है। लेकिन वही मान लेते आपने थोड़ा सा रिवीजन ये सब नहीं किया, या फिर कहीं आप कहीं पे सेलेक्ट हो चुके हैं, जॉब कर रहे हैं, 2 साल से आपने पढ़ाई छोड़ रखा है, तो वहां पे अगर मैं पूछूं 1 मोल कितने के बराबर होता है तो आप नहीं बता पाइएगा। क्यों? क्योंकि इनका जो वैल्यू भाई ये फ्रैक्शन में है, प्लस ये बहुत बड़ा डिजिट है, एक तरीके से इनको मेमोराइज करना काफी मुश्किल हो जाता है। उसी तरीके से अगर मैं कहूं प्लैंक कांस्टेंट का कितना वैल्यू होता है ये बताइए, या फिर कहिए आपसे अगर मैं पूछ दूं भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है ना, और अगर आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया न्यूमेरिकल बेसिस पे तो इसमें भी कंफ्यूज हो जाइएगा। 1 लाइट ईयर कितने किलोमीटर के बराबर होता है, फिर कहीं मीटर के बराबर होता है, इसमें भी कंफ्यूज हो जाइएगा। एटम का रेडियस कितने के बराबर होता है, न्यूक्लियस का रेडियस कितने के बराबर होता है, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होता है भाई। क्यों? क्योंकि इनका जो वैल्यू है भाई वो फ्रैक्शन में है, साथ ही साथ ये काफी बड़े नंबर को एक तरीके से कवर कर रहा है, बहुत ज्यादा डिजिट है इसमें, तो इसमें बड़ा दिक्कत हो जाता है भाई, है ना। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग भाई अब आते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो केमिस्ट्री के अंदर अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो पीरियोडिक टेबल में भाई टोटल कितने एलिमेंट है बताइए, 118 एलिमेंट, है ना। अब 118 एलिमेंट जो भी है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बैरियम, है ना, इस तरीके से टोटल 118 है। तो भाई उनका अगर आपसे कोई कहे कि 118 का 118 एलिमेंट का आप एटॉमिक मास याद कीजिए, एटॉमिक वेट एक तरीके से याद कीजिए, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और अगर आप यहां पे हर एक एलिमेंट के मास को किसमें एक तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं, ग्राम में या फिर कहिए केजी में, समझ में आया। तो जैसे मैंने आप एक एनालॉगस के लिए लिखा हुआ भाई, यहां पे देखिए लिखा हुआ है, हम लोगों ने सबसे पहले हाइड्रोजन की बात की है, लिखा हुआ है मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, यानी एक हाइड्रोजन का जो एटम होगा उसका मास कितना होगा, तो ये इतना होता है भाई, ठीक है, 1.673 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। और उसको केजी में करेंगे तो 1000 से और भागा देंगे, यानी कितना हो जाएगा -27 केजी। तो ये देखिए कितना ज्यादा फ्रैक्शन में आ गया वैल्यू, है ना। तो ये तो सिर्फ हाइड्रोजन का हुआ भाई। इसी तरीके से हाइड्रोजन के बाद हीलियम है, लिथियम है, बैरियम है, बोरोन है ना, कार्बन है। तो भाई अगर आप उनको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे या फिर केजी में एक्सप्रेस करेंगे तो सभी का जो मास आएगा वो क्या आएगा, आपका फ्रैक्शन में आएगा। और यहां पे टोटल कितने हैं, 118 एलिमेंट हैं, और 118 एलिमेंट को भाई अगर आप ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो भाई कैसे याद होगा, याद ही नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हम लोग तो भाई इसी में कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे 6 से 60 वैल्यू है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर कहीं न्यूमेरिकल में यूज होता है, इसी में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे तो 118 एलिमेंट है, याद हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो अब हम लोग भाई इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे चीजों को सिंपल रखते हैं, यानी ऐसा हम लोग यहाँ पे बनाएंगे कि मेरे को याद रह सके, चीजें एक तरीके से इजी हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे सहारा लेते हैं AMU का। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, AMU का मतलब क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। और ये क्या होता है भाई, इसी पे आज हम लोग पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे। ओके, देखिए AMU को समझने के लिए भाई हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हिस्ट्री में जा रहे हैं। और हिस्ट्री में क्या है कि वापस से आप आ जाइए पीरियोडिक टेबल पे। तो हम लोग के पास 118 एलिमेंट थे, तो हम लोगों ने क्या किया भाई, यहाँ पे जो मैंने आपको एनालॉगस दिया कि किसी भी चीज को अगर आप मेजर करना चाहते हैं तो आप मेरे को एक रेफरेंस लेना पड़ता है ना। एक रेफरेंस लेंगे तभी आप एक तरीके से दूसरे चीज को एक तरीके से बता पाएंगे, है ना। और ये तो इंसानों ने बना लिया ना भाई, कितना वेट जो है आपका 1 kg के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग आते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने क्या किया भाई, हम लोग का जो सबसे हल्का एटम है, फिर जो सबसे हल्का एलिमेंट है कौन सा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्यों हल्का है भाई, क्योंकि हम लोग को पता है इसके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई आपका 1, यानी एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन को बताता है ना। और हम लोग को पता है भाई कि जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास किसका सम होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। तो इसमें एक ही प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन भी एक ही होता है, ठीक है। तो और इसके भी आइसोटॉप्स होते हैं ना भाई, अभी बस समझिए। तो ये सबसे हल्का एलिमेंट है क्योंकि एक ही प्रोटॉन इसके अंदर, प्रोटॉन का जो भी मास होगा वही क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के एटम का मास हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया भाई, हम लोगों ने सबसे पहले 19th सेंचुरी में हाइड्रोजन के एटम को ही, ठीक है, हाइड्रोजन के
एटम को ही हम लोगों ने क्या कर लिया, रेफरेंस ले लिया, ठीक है। यानी किसी भी अदर एलिमेंट के एटम के वेट को मेजर करना हो या फिर मास को मेजर करना हो, वहां पे हम लोग हाइड्रोजन यूज करते थे एज अ रेफरेंस। जैसे अगर मैं समझाऊं, जैसे मान लिया हाइड्रोजन का भाई मैंने 1 मान लिया, ठीक है, समझ में आया, समझिए एनालॉगस देके समझा रहा हूं। मान लेते हैं हाइड्रोजन का जो वेट है भाई ये 1 है, अब ग्राम हो सकता है, केजी हो सकता है, जैसे समझना वैसे समझिए अभी फिलहाल के लिए। तो भाई अगर मैं हीलियम की बात करूं या फिर कहिए लिथियम की बात करूं या फिर कहिए सोडियम की बात करूं, कार्बन की बात करूं, तो हम लोग हाइड्रोजन से कंपेयर करेंगे कि हाइड्रोजन के मुकाबले ये जो हीलियम है कितना गुना ज्यादा भारी है, समझ में आया, क्योंकि इसको हम लोगों ने रेफरेंस मान लिया है। तो अभी जो हम लोगों ने हाइड्रोजन को रेफरेंस लिया भाई, तो इसमें भी क्या दिक्कत हो गया कि अगेन हम लोग का जो अदर एटम का जो मास आ रहा है वो अगेन फ्रैक्शन में चला जा रहा है ना। और यहां पे आप देख ही रहे हैं सिंगल हाइड्रोजन एटम का जो मास है भाई यहाँ पे ये खुद फ्रैक्शन में है, तो इसको अगर आप यूनिटी कंसीडर करते हैं तो बाकी के जो मास होंगे उसमें भी क्या हो रहा है, फ्रैक्शन में आ जा रहा है। तो ये हम लोगों के लिए सक्सेसफुल नहीं रहा। देखिए ये अलग चीज है भाई, इसमें आपका ऑलरेडी मतलब समझिए कि 2 से 3 एक्स्ट्रा लेक्चर चला जाएगा, लेकिन बस मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूं ताकि सारे चीजों को आप एक बार सम अप कर सकें। तो हम लोगों ने फिर क्या किया, हाइड्रोजन को हटा करके हम लोगों ने ऑक्सीजन को यूज किया था भाई एज अ रेफरेंस। ऑक्सीजन में भी इशू आ गया क्योंकि वो फिर रिएक्ट करने लग गया था, ठीक है, तो उसको हम लोग रेफरेंस लेना एक तरीके से सही नहीं था। फिर हम लोगों ने क्या यूज किया, कार्बन को यूज किया, ओके, कार्बन को यूज किया। अब कार्बन में भी क्या होता है, बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है भाई, मैंने आपको समझाया था। जैसे मान लेते हैं आप मार्केट में जा रहे हैं, ओके, और मार्केट में जा रहे हैं तो मान लेते हैं भाई आप बैंक जा रहे हैं, तो बैंक के बाहर जो पार्किंग है, इस पार्किंग में मान लेते हैं भाई बाइक का पार्किंग, और बाइक में मान लेते हैं आपका पैशन प्रो लगा हुआ है। तो पैशन प्रो क्या है, एक ही बाइक है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे मॉडल होता है ना। टॉप मॉडल हो गया, बेस मॉडल हो गया, फिर ये मिड रेंज वाला मॉडल हो गया, है ना। तो आपको पता है फिर 4 व्हीलर इस समय भी आप देखते होंगे कि एक ही कार है, लेकिन उसमें भाई वेरिएंट्स होते हैं ना। बेस मॉडल है, उसमें एलॉय व्हील ये सब नहीं दिया रहेगा आपका, फिर म्यूजिक सिस्टम ये सब नहीं दिया रहता है, वाइपर ये सब नहीं दिया रहेगा, है ना। तो बहुत सारा फीचर एक तरीके से निकाल लिया जाता है, लेकिन ये है क्या, कार वही है एक तरीके से। और मिड रेंज देखेंगे तो वही कार है, लेकिन इसमें फीचर थोड़ा सा ज्यादा होता है। और टॉप रेंज का क्या होगा, आपका पूरा का पूरा फीचर दे दिया जाता है। तो एक ही कार है, लेकिन इसमें क्या है भाई, यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं, है ना, फीचर अलग अलग हैं। तो उसी तरीके से कार्बन की बात करें भाई, तो कार्बन क्या होता है, ये आपके नेचर में 3 तरीके का पाया जाता है, ठीक है। यानी C6, नीचे में हम लोग एटॉमिक नंबर लिखते हैं भाई, ठीक है, C6 और C6। आइसोटॉप्स का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, यानी एटॉमिक नंबर सेम है तभी तो उसको भी कार्बन बोले, इसको कार्बन, इसको कार्बन, ठीक है ना। लेकिन इसका मास जो होता है डिफरेंट हो जाता है भाई। जैसे आपका 12 है, 13 है और ये 14 है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका मास का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये भी क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये भी क्या है आपका, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन मतलब क्या, एटॉमिक नंबर। तो इसमें भी 6 है प्रोटॉन, लेकिन न्यूट्रॉन का संख्या क्या होता है, 6 है इसमें। न्यूट्रॉन कितना, 6, इसमें कितना हो जाता है, 7 हो जाता है न्यूट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन 6, 6 प्लस 7 करें 13 हो जाएगा, और इसमें कितना 8 हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग को देखना होता है भाई कि ये जो कार्बन के 3 आइसोटोप्स पाए जा रहे हैं नेचर में, इनमें सबसे ज्यादा कौन सा, जैसे ये जो पार्किंग लगा हुआ है और इसमें भाई एक ही बाइक है, लेकिन एक ही बाइक में 3 मॉडल देख रहे हैं आप, है ना। तो आपको सबसे ज्यादा मार्केट में कौन सा मॉडल देखने को मिलेगा, ये मिड रेंज वाला, है ना। तो मिड रेंज का भाई क्वांटिटी क्या है इस पार्किंग में, बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसी तरीके से आपका जो कार्बन है, जो कि आपका C12, C13, C14 है ना, तो सबसे ज्यादा जो एबंडेंस मात्रा में पाया जाता है ये पाया जाता है, ठीक है। टोटल में का कितना, 98.99%, ठीक है। इतना एबंडेंस मात्रा होता है किसका, C12 का, और बाकी ये सब जो होते हैं 1.1% होते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने क्या किया भाई, हम लोगों ने यहाँ पे रेफरेंस के लिए कार्बन के एटम को कंसिडर किया है। और कार्बन का एटम कौन सा आइसोटोप्स, C612 वाला, फिर ये C12, ओके। इसको हम लोगों ने एक तरीके से कंसिडर किया है रेफरेंस के लिए। अब समझिए भाई, जब आप पीरियोडिक टेबल खोलेंगे तो पीरियोडिक टेबल में आप कार्बन को देखिए एक बार, ओके। ये कार्बन है, यहां पे लिखा रहेगा आपका एटॉमिक नंबर और ऊपर में लिखा रहता है एटॉमिक मास, ओके। अभी पीरियोडिक टेबल होगा भाई मेरे पास, एक मिनट। देखिए यहां पे, ठीक है, यहां पे आप ऊपर देखेंगे
12.01, ठीक है 011, ये क्या हो गया, इसका मास हो गया। तो अगर आप यहाँ पे इसके वैल्यू को देखें अगर 12.011, और ये क्या होता है, इसमें आइसोटोप्स भी एक तरीके से इंक्लूडेड होता है, सारे आइसोटोप्स को एक तरीके से मिक्स किया, कैसे फाइंड आउट करते हैं सब मेरे ख्याल से आपको बता रखा है मैंने। तो अभी हम लोग समझने के लिए इसका जो ओवरऑल लेके चलते हैं 12 है। तो सबसे पहले समझिए भाई, सबसे पहले समझिए ये जो 12 है क्या, ये है क्या, ये होता क्या भाई। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने भाई यहाँ पे कार्बन के 1 मोल एटम को लिया होता है, 1 मोल एटम लेंगे, किसका, कार्बन का। 1 मोल कहने का मतलब क्या, 1 मोल का मतलब क्या है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, यानी इतना सारा हम लोगों ने क्या किया हुआ है, कार्बन का एटम लिया हुआ है। और इन सभी एटम को हम लोगों ने जब वेट किया भाई, समझ में आया, जब हम लोगों ने इसको वेट किया तो हम लोग का जो मास आ रहा है, ये आ रहा है 12 ग्राम। यहाँ पे समझिए, ये जो मास होता है भाई, ये कितने, ये समझिए एक एटम का नहीं होता है, सिंगल कार्बन के एटम का नहीं होता है इतना कभी भी। 12 ग्राम मतलब समझ रहे, ध्यान समझिए ना, समझिए भाई। जैसे एक चेन होता है, गोल्ड चेन, तो भाई 12 ग्राम का एक चेन बन जाएगा आपके लिए, ठीक है, पतला बनेगा लेकिन बन जाएगा। तो आप सोचिए वो चेन कितना बड़ा है, उसको आप नेकेड आई से देख सकते हैं। तो कभी भी आपको ये कंफ्यूजन नहीं रखना है कि ये जो यहाँ पे ये 12 ग्राम लिखा हुआ है, ये एक कार्बन एटम का मास है, कभी नहीं। क्योंकि भाई एक कार्बन एटम आपको नेकेड आई से दिखेगा ही नहीं, वो तो दिखता ही नहीं एक तरीके से, तो उसका वेट कैसे 12 ग्राम हो सकता है। तो जो 12 ग्राम मास आता है, ये कितने कार्बन के एटम को लेकर के कैलकुलेट किया जाता है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। 1 मोल कार्बन एटम मतलब क्या, इतने सारे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, कार्बन के एटम को लिया हुआ है, ओके। और इसको ऐसे समझिए, इमेजिन कीजिए पूरा का पूरा, इसमें मैंने कार्बन के एटम को भर दिया, कितना एटम है, ऐसे इतने सारे एटम है, सोच 10 टू द पावर 23, बहुत सारा एक तरीके से यहाँ पे एटम है। और इसको हम लोगों ने मेजर किया, तब मेरे को क्या मिल रहा है, ये 12 ग्राम के बराबर मिल रहा है, समझे। तो जब भी आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो यहां पे जो भी मास दिया रहता है किसी भी एलिमेंट का, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बैरियम, किसी का भी, तो सबका भाई वहां पे कितने नंबर ऑफ एटम को एक तरीके से लिया जाता है, 1 मोल, यानी इतना एटम को मेजर करने के बाद जो भी मास आता है उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास। और क्योंकि ये जो कार्बन है, इस कार्बन के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अलग है, इसमें 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है ना। और प्रोटॉन का मास पता है मेरे को, न्यूट्रॉन का मास पता है, ओके। तो एक एटम का कितना मास होगा निकाल लेंगे, और ऐसे ऐसे मेरे पास कितने एटम, इतने, तो टोटल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, कि 1 मोल के चलते कितना आएगा। उसी तरीके से अगर आप भाई यहाँ पे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम की बात करें तो हीलियम क्या हो जाएगा आपका, इसके अंदर आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे 2 है, न्यूट्रॉन कुछ अलग होगा, है ना। तो इसका अपना वेट, इसका, तो एक सिंगल हीलियम के एटम के मास को कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। उसको फिर हम लोग इतने नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 मोल एटम ऑफ हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, है ना, सबका आप मास निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ये होता है 1 मोल एटम ऑफ कार्बन के मास को रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो हम लोगों ने भाई क्या किया, हम लोगों ने इस कार्बन को, ठीक है, C12 वाले कार्बन को एक तरीके से रेफरेंस ले लिया है, और इसी को रेफरेंस लेकर के हम लोग क्या करेंगे, अदर एटम्स के मास को एक तरीके से मेजर करेंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब देखिए भाई, यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं AMU, तो ये क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। और एटॉमिक मास यूनिट मतलब क्या, 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, आगे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ रहता है भाई, ठीक है। 1 एटॉमिक मास यूनिट का मतलब होता है, उसको शॉर्टकट में हम लोग 1 AMU बोलते हैं। इसका मतलब होता है भाई, इसका मतलब होता है, देखिए यहां पे पॉज करता हूं मैं, अभी थोड़ा सा यहां पे कैलकुलेट करते हैं, इस पे आते हैं, पहले इस पे आते हैं हम लोग, ठीक है। यानी कार्बन का जब मैं इतना एटम लूंगा, यहां पे लिखता हूं 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ C12, ठीक है। इतना एटम जब लेंगे कार्बन के, तो भाई इसका मास कितना आ रहा है बताइए, ये आ रहा है 12 ग्राम। तो अगर मैं यहां पे 1 एटम, सिंगल एटम की बात करूं, किसके लिए, C12 के लिए,
तो इसका मास कितना होगा भाई 12 ग्राम डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम। ठीक है, इतना ग्राम जो है आपका एक सिंगल कार्बन एटम का मास होगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन के एटम का जो मास होगा भाई इतना होगा। अब यहां पे जो मैंने लिखा हुआ है 1 AMU, 1 AMU किसके इक्विवेलेंट होता है, इसको हम लोग यहां से पहले पकड़ करके इधर लाते हैं। यहां पे लाते हैं भाई, देखिए ये होता है 1/12 इंटू, यहां पे लिख देते हैं मास ऑफ सिंगल कार्बन एटम। अभी इसका मीनिंग ही नहीं समझ में आएगा आपको, ठीक है, समझाता हूं मैं आपको। इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, एक मिनट भाई। देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं भाई, इसका अगर मैं हिंदी में मतलब समझाऊं, इसका मतलब हुआ कि भाई जो कार्बन का एक एटम का जो मास होगा, मास ऑफ सिंगल कार्बन एटम, या फिर कहिए हिंदी में समझिए, एक सिंगल कार्बन एटम का जो मास होगा उसका 1/12 हिस्सा, यानी इसको 12 भाग में डिवाइड कर दीजिए। यहां पे देख रहे हैं डिवाइड किया हुआ है, इसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप सीधे सीधे यहां पे डिवाइड कर दीजिए। इसको हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, तो भाई हर एक के हिस्से में कितना आएगा आपका, जो भी वैल्यू आएगा। जैसे 12 डिवाइड करना मतलब क्या है भाई कि जो भी इसका सिंगल एटम का मास है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं 12 लोगों में डिवाइड कर रहे हैं, 12 लोगों में बांट रहे हैं, तो हर एक आदमी के हिस्से में जो भी मास आएगा वो होगा मेरा 1 AMU। समझ में आ गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट किया भाई कि एक सिंगल कार्बन एटम का जो मास होगा इतना होगा, तो यहां पे मैं लिख देता हूं। तो 1 AMU का मतलब क्या है, सिंगल एटम का जो मास है ना, तो ये है 12/6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, और इसको मैं क्या कर दूं 12 से डिवाइड कर दूं। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा होता है, ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा आपका यहीं पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 12 से 12 खत्म हो जाएगा और 1 AMU इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा भाई आपका। और ये क्या था, यूनिट ग्राम में था आपका, ठीक है, ये ग्राम में एक तरीके से 1 एटम ऑफ इतना, ये तो ग्राम आ रहा है इसका, ठीक है, ध्यान समझना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा भाई आपका 1 पॉइंट, यानी इसको कैल्शियम में डाल लेना 1/6.023 इंटू 10^23, इसको कैल्शियम में डालिए तो ये आएगा 1.66 इंटू 10 टू दी पावर, और क्योंकि ग्राम में था तो उसको केजी में कन्वर्ट करने 1000 से और डिवाइड कर दे रहा हूं भाई, ठीक है। अगर ग्राम रहता तो कितना आता -23 आता, लेकिन इसको केजी में करने के लिए 1000 से और भागा दे रहा है, तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा -27, ठीक है। तो ये आ गया आपका केजी में। तो 1 AMU का मतलब होता है इतना, ठीक है, इतना एक तरीके से मास, या फिर कहिए 1 AMU का मतलब वो है सीधे सीधे कि एक सिंगल कार्बन एटम का जो मास होगा उसको भाई 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो उसका जो एक हिस्सा होगा, सिंगल जो हिस्सा होगा वो होता है मेरा 1 AMU, ठीक है। अब जैसे अगर हम लोग यहां पे कंपेयर करें भाई, ठीक है, अगर मैं यहां पे कंपेयर करूं तो जैसे हम लोगों ने यहां पे इस तरीके से लिखना है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, ये कितने के बराबर है 1 AMU के बराबर है, सही बात है। तो भाई मैं हाइड्रोजन के एटम के मास को AMU में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो 1 kg कितने के बराबर होगा बताइए, ये हो जाएगा 1 AMU अपॉन
1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे भाई हाइड्रोजन का मास देखो, सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना था भाई आपका, ये था आपका 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम था, और उसको केजी में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, समझे। यहां पे लिखा हुआ था ना स्टार्टिंग में, देखिए यहां पे है ना 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। तो वही मैंने किया है कि अगर यहां पे इसको एएमयू में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्या है, सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन इतना है, तो इतने में इतना एएमयू, इतने में इतना, तो भाई इतने में कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका सीधे 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23, ये केजी है, और नीचे में भी आपका क्या था, केजी था, है ना, 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। केजी से केजी खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे क्या था, एएमयू था, आगे में ये 1 था ना, 1 छुपा 1 एएमयू, तो किसमें हो जाएगा, एएमयू में। इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो है 1 एएमयू के बराबर आएगा, ऐसे 1 एएमयू से ज़्यादा आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू अगर मैं बताऊं भाई कितना आएगा ये, वो इसका मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। तो इससे बेनिफिट क्या हो भाई, अभी आपको समझ में आएगा। ओके, 1 मिनट बस। ये जो आएगा ना आपका, ये आएगा एग्जैक्ट 1.0078 AMU। ओके, तो AMU में कन्वर्ट करने से भाई हम लोग को ये इसको अप्रोक्सीमेटली 1 मान के चल सकते हैं। तो पहले जो हाइड्रोजन का मास था भाई, है ना, इसको याद करना बहुत मुश्किल था हम लोगों के लिए, क्योंकि इसका जो नंबर ऑफ डिजिट था ज्यादा था, प्लस ये फ्रैक्शन में था। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट किया तो ये किस में आ गया आपका, ये सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसको याद करना मेरे लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा, समझे। तो इसी तरीके से बाकी जितने भी एलिमेंट्स है उसको भी आप एक तरीके से AMU में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं भाई। AMU का मतलब समझ में आ गया। AMU का यही फॉर्मूला है, आपको ये दिमाग में रखना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला नोट्स में डाल देना है। मास ऑफ सिंगल एटम, कार्बन एटम डिवाइडेड बाय 12। ओके, यानी जो मास है, मतलब कार्बन एटम का जो मास है भाई, उसका क्या कीजिए, 12 हिस्सा कर दीजिए बराबर बराबर। तो एक हिस्सा जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं 1 AMU। ओके, तो अभी हम लोग इसका मतलब तो समझ चुके हैं कि 1 एटॉमिक मास मतलब 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट मतलब 1 AMU का मतलब क्या होता है, या फिर कहिए 1 AMU ये क्या है, यूनिट है मास को मेजर करने का, ठीक है। इसको लिख लीजिए, यूनिट ऑफ मास। लेकिन किस तरीके के मास, स्मॉल मासेस को मेजर करने के लिए, ठीक है, स्मॉल मासेस, क्योंकि बड़े बड़े मासेस को भाई हम लोग किस में मेजर कर रहे हैं, केजी में, क्विंटल में, टन्स में। ये क्या है, ये स्मॉल पार्टिकल्स के लिए, स्मॉल पार्टिकल्स के मास को मेजर करने के लिए है आपका AMU। और 1 AMU इक्वल टू कितना आया था आपका, अभी 1 AMU भाई आपका कितने के बराबर आया, ये आ गया 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, ठीक है। इतना छोटा एक तरीके से भाई मास होता है, सोच रहे हैं 10 का पावर माइनस 27 kg, बहुत छोटा एक तरीके से। तो AMU कन्वर्ट हो गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पे यूनिट में देखिए भाई, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। तो लास्ट वाले सेशन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ और इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है क्या, यहाँ पे लिखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन आएगा भाई, इट इज द एनर्जी गेन, ठीक है, गेन बाय द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस, थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। हम लोगों ने देखा था कि अगर भाई आप
1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, है ना, ये 1 वोल्ट है मेरा, तो ये प्लस 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 प्लस, ये मेरा माइनस माइनस है, तो ये से इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया था। और अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो, इधर की तरफ एसिलेट करने लगेगा, है ना। तो एसिलेट कर रहा है इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी है ना भाई, एसिलेट कर रहा है इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी गेन कर रहा है, ये एनर्जी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो जो भी एनर्जी गेन करेगा कब, जब हम लोग इसको 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो जो भी ये एनर्जी गेन करेगा, ठीक है, जो भी एनर्जी गेन करेगा उसको बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम लोगों ने देखा था जैसे यहाँ पे भाई एनर्जी गेन कर रहा मतलब क्या, मूव कर रहा है, मूव कर रहा मतलब वर्क डन हो रहा है। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, हम लोगों को पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर कहिए हम लोग इसको बैटरी के टर्म में ले तो हम लोग को पता है V इक्वल टू क्या होता है, W/Q। तो यहाँ से हम लोग का W इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका बताइए, W इक्वल टू हो जाएगा V इंटू Q। ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक में बता रखा मैंने आपको कैसे आता है, यानी वर्क डन इक्वल टू होता है, वर्क डन इक्वल टू होता है, यानी यहाँ पे जो भी एनर्जी गेन करेगा, यानी जो भी वर्क डन कर रहा है, क्योंकि एनर्जी का भी यूनिट जूल और वर्क डन का भी यूनिट जूल, तो दोनों सेम है, तो कितने के बराबर होगा, V इंटू Q। तो पोटेंशियल कितना अप्लाई किया आपने, 1 वोल्ट, और चार्ज कितना, इलेक्ट्रॉन, समझे, 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो और इसको क्या लिख सकते हैं, तो मिटा देता है यहाँ से, ये हो जाएगा भाई आपका 1 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10⁻19, और क्योंकि वर्क डन है तो ये जूल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो वर्क डन होता है, क्योंकि इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, ये क्या है 1 इंटू, मतलब ये है क्या भाई, वोल्ट है, और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसी को बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इधर हम लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है इतना जूल, समझ में आ गया। और मेगा का मतलब क्या होता है, समझिए मेरे को भाई, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरे को मेगा में कन्वर्ट करना है, मतलब क्या, मैं क्या कर दूं, इधर 10 का पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इधर भी 10 का पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, दोनों तरफ कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये मेरा बन जाएगा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 10 का पावर 6 मेगा बोला जाता है। और इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा भाई आपका 10 का पावर 6, और ये हो जाएगा यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के बराबर होता है। और इसको अगर आप यहां से निकालें कि 1 जूल कितने के बराबर होगा, तो यहां पे लिखता हूं, ये मेरा फाइनल रिलेशन यहां से उठा रहा हूं मैं, कि 1.6 इंटू 10⁻13 जूल आपका 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो 1 जूल कितने के बराबर होगा, ये हो जाएगा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1.6 इंटू 10⁻13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। समझ में आ गया, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। अब हम लोग भाई, अब हम लोग यहाँ पे लास्ट टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर आ रहे हैं। ये है E इक्वल टू MC स्क्वायर। इसका क्या मतलब होता है, जब आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट पढ़ेंगे भाई, जिसमें हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में आपको ये पता होना, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था पावर प्लांट के अंदर, कि जो यूरेनियम है भाई 92 और 35, ठीक है 235 भाई 235। तो जब ये यूरेनियम यानी इनका जो न्यूक्लियस स्प्लिट होता है, जब टूटता है भाई, जब फ्यूजन होता है इसमें, तो ये बहुत सारे एनर्जी को रिलीज करता है। तो सबसे पहले समझिए कि जो यूरेनियम का एक एटम, अभी मैं सिंगल एटम की बात कर रहा हूं भाई, ठीक है। तो ये जो सिंगल एटम है, इसका क्या, ये एटम मतलब क्या, इसका भाई मास होगा, समझे। तो अगर ये स्प्लिट हो रहा है, यानी मास जब टूट रहा है, तो मास के टूटने से भाई आपका क्या बनता है, या फिर कहिए क्या निकल रहा है, एनर्जी निकल रहा है रेडिएशन के रूप में, है ना। तो यही यहां पे लिखा गया है कि जो एनर्जी है, ये एनर्जी है मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से, यानी जो भी एनर्जी हम लोग को मिलता है वो मास से ही एक तरीके से निकल करके हम लोग को मिलता है, समझ में आया। तो जैसे ये मास टूटा, यानी ये जब एटम स्प्लिट हुआ भाई, तो यहां से ढेर सारे एनर्जी एक तरीके से रिलीज हुए, समझे। तो हम लोग को पता है भाई, हम लोग को यहां पे पता है, जैसे अगर मैं कहूं कि 1 kg मेरे पास मास है, 1 kg अगर मेरे पास कोई मास है, तो ये कितना एनर्जी एक तरीके से हम लोग को देगा। तो हम लोग को पता है एनर्जी और मास के बीच का रिलेशन, तो जो हम लोग को एनर्जी मिलेगा 1 kg मास, एनर्जी को क्या है, मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। तो मास कितना, मैंने 1 kg लिया हुआ है ना, 1 इंटू स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये स्क्वायर है। तो ओवरऑल कितना हम लोग को एनर्जी मिलेगा बताइए, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, 16 जूल के बराबर। इतना एनर्जी मिलेगा अगर 1 kg मास जो है मेरा स्प्लिट होता है। तो समझ में आया,
तो अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग यहाँ पे भाई 1 AMU की बात करते हैं, क्योंकि 1 AMU अभी जस्ट बताइए क्या है, ये अपने आप में मास है, ठीक है। और ये कितने के बराबर होता है, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, ठीक है। क्या है 1 AMU मतलब इतना kg का मास है ये, समझे। तो हम लोग देखना चाहते हैं कि जब इतना मास अगर स्प्लिट होता है कहीं पे भी, या फिर कहिए इतना मास है, तो इतना मास कितने एनर्जी में हम लोग को कन्वर्ट करके देगा, फिर इतने मास से कितना हम लोग को एनर्जी मिलेगा। तो हम लोग अगेन पता है एनर्जी इक्वल टू मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। तो इस बार मास हम लोग कितना रखेंगे, 1 AMU। 1 AMU मतलब क्या, कितना kg, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, है ना, इनटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 1 AMU मास जो है भाई आपको कितना एनर्जी देगा, तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा भाई आपका 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27, इसको हम लोग कर लेते हैं 339 इंटू 10 टू पावर 16 जूल, इतना एनर्जी बना करके देगा भाई, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अभी हम लोग फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये क्या है, एनर्जी है। AMU को, मास को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया, इस रिलेशन को यूज करके एनर्जी में। और हम लोगों ने अभी जस्ट यहां पे प्रूफ किया भाई जूल और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच का रिलेशन, देख रहे हैं। यहां पे लिखता हूं, या फिर इसको यहां से उठा करके हम लोग यहीं पे ले आते हैं। देखिए यहां पे इधर है मेरा जूल, उधर है मेरा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से मैं लिखूंगा कि भाई 1 जूल मतलब इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। यहां पे लिखता हूं मैं 1 जूल एनर्जी है कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो मेरे पास अभी कितना एनर्जी है, 1 AMU के चलते कितना एनर्जी है, इतना एनर्जी है, यानी 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 16 जूल, ये इतना एनर्जी होगा। तो मेरे को ये कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में मिलेगी, कितना मिलेगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये हो जाएगा सीधे सीधे 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -13 इंटू आपका हो जाएगा 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 16, और ये बन जाएगा आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा भाई तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 931.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, समझ में आया। तो और ये जो समझिए ध्यान से, हम लोगों ने क्या किया भाई, फिर से एक बार रिवाइज करवाता हूं कि मेरे पास जो मास था, कितना मास था, 1 AMU, ठीक है। तो 1 AMU से जो मेरे को एनर्जी मिला इतने जूल के बराबर है ना, इतने जूल के, कहां गया भाई, ये है ना, इतने जूल के बराबर है। और इस जूल को हम लोगों ने फिर क्या कर दिया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। यानी आप सीधे सीधे लिखेंगे 1 AMU का जो मास है भाई, ठीक है, ये जो 1 AMU का जो मास है, इससे हम लोग को जो एनर्जी मिलेगा किसमें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये इतने के बराबर मिलता है, समझे। और वही अगर आपसे जूल में पूछता कि 1 AMU जो है भाई कितना एनर्जी देगा जूल में, तो इतना देगा आपका। तो आपके यहां बुक में भाई जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट यानी 1 AMU, ठीक है, जो मास है इसके इक्विवेलेंट कौन सा है ना। तो हम लोग को पता है ये मास है, तो मास मतलब क्या, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो एनर्जी किस में दे दिया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अभी जस्ट निकाले 1 AMU के इक्वल टू होता है आपका 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, क्लियर हो गया, सेशन पूरा खत्म हो गया भाई, और यहीं पे आपका ये चैप्टर भी पूरा खत्म हो गया।